जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज लगभग 20-25 दिनों बाद क्लास शुरू हो रही है। अब आप लोगों को लगातार फिर से क्लासेस मिलती रहेंगी, क्योंकि और वो भी किस तरीके से मिलेंगी, इस बार जो है वो टॉपिक वाइज एक एक सब्जेक्ट पकड़ के टॉपिक वाइज सारी क्लासेस आप लोगों को कराएंगे, क्योंकि जिससे क्या होगा, आप लोग अपने एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। आज मैंने सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, और इसके साथ में वैदिक संस्कृति, इन दो टॉपिक को लिया है। और कल के लिए मैं अभी से बता दूं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा, उसके प्रश्न कराएंगे, ठीक है। इसके साथ में अगर आप लोगों का कोई सुझाव है कि एक साथ में 2 सब्जेक्ट लेकर चलना या कुछ भी, तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे 3-3 दिन, और एक दिन कोई और सब्जेक्ट, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं क्लासेस। क्योंकि मैंने सोचा है कि संडे जो है, संडे को करंट अफेयर्स जो है उसको शुरू करते रहें, और ये सारे प्रश्न जो है आप लोगों के लिए, चाहे आर एग्ज़ाम है या इवन वनडे एग्ज़ाम कोई भी है, उसमें आप लोगों के सबके लिए ये काम आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जल्दी से। आप लोगों के जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं, सब में एक बार वीडियो को शेयर करिएगा, फिर हम लोग क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। तैयार हैं? ये भी याद रखिएगा, रोज़ रात के 9 बजे ही क्लास होगी, तो क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा, अपने सभी दोस्तों को आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, इसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। बताइएगा। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। तो पहले प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आर्य वाले कैसे लोग थे? जो आर्य थे वो कैसे थे? तो आर्य जो थे वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, मतलब ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी बेटा, वो कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका जो है मानक काल कितना है, बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का मानक काल कितना है? तो आपसे पूछ लिया जाए काला अवधि कितनी है, ठीक है। तो काला अवधि इसकी जो सर्वमान्य काल है कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा, तो मानी गई है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। कितनी मानी गई है? 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक कौन माना गया है? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको रेडियो कार्बन 14 की नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा इसका मानक समय काल विकसित किया गया है। हालांकि जॉन मार्शल ने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बताया है, मैके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व बताया है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई हैं। तो पहले प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। सुमेलित करना है कि हड़प्पा, मतलब 4 स्थल दिए गए हैं, किसकी खोज किसने की, ठीक है। हड़प्पा एनजी मजूमदार, हस्तिनापुर जॉन मार्शल, तक्षशिला दयाराम साहनी, या फिर कौशाम्बी बीवी लाल। बताइएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किसने की थी बेटा? तो दयाराम साहनी ने की थी। तो पहले का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, ठीक है। हस्तिनापुर की खोज जो है वो किसने की थी? तो बीवी लाल ने की थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तक्षशिला की खोज जो है वो जॉन मार्शल ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का सी हो जाएगा। और कौशाम्बी की खोज एनजी मजूमदार ने की थी। तो इसका डी हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से देख लीजिएगा आप लोग कि पहले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, और डी वाले का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर देख लिया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से, या फिर मोहनजोदड़ो से। बताइएगा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या होना चाहिए? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य जो थे बेटा, वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। कहाँ से? कालीबंगा से। याद रखिएगा आप लोग। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और राजस्थान में किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के तट पर।
कौन सी नदी? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। यहीं पर सेल खड़ी तथा मिट्टी की मोहरें क्या मिली हैं? सेल खड़ी तथा मिट्टी की मोहरें तथा मिट्टी की मोहरें मिली हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ में इसकी खोज जो थी वो अमलानंद घोष ने की थी। किसने? अमलानंद घोष के द्वारा खोज की। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और थी यहाँ पर कि यहाँ पर जो थे वो मकान किसके बने हुए थे? कालीबंगा में मकान जो थे वो बेटा कच्ची ईंट के बने थे। कच्ची ईंट के मकान बने हुए होते थे यहाँ पर। और मकान जो था वो पक्की ईंटों का प्रयोग इसमें केवल नालियों के लिए, कुओं के लिए और स्नानागार के लिए किया जाता था। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। अच्छा, यहाँ पर दो टीले मिले हैं, एक का नाम था पश्चिमी टीला, एक का नाम था पूर्वी टीला। ठीक है। एक चबूतरे पर यहाँ पर अग्निकुंड मिला था, पक्की ईंटों से बना आयताकार गर्त था। ठीक है। यहाँ पर अग्निवेदिकाएँ भी मिली थी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली थी हमको? कालीबंगा से मिली थी। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की उत्तम व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। बताइएगा। तो सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, ये लोग लोहे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। ठीक है। इसके साथ में आप लोग याद रखिएगा, एक व्यक्ति थे पिग्गट। क्या नाम था? पिग्गट। पिग्गट के अनुसार या पिग्गट महोदय के अनुसार, ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया है बेटा? जुड़वा राजधानियाँ कहा गया है। क्या कहा गया बेटा? जुड़वा राजधानियाँ कहा गया है। याद रखिएगा। किसने कहा था? पिग्गट ने कहा था। हड़प्पा कहाँ पर स्थित था? तो रावी नदी के तट पर, पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो जो था बेटा, वो कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर चौथे प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, पांचवा प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो या सुरकोटदा? बताइएगा कि कौन सा स्थल जो है वो सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो सही आंसर बताइएगा क्या होना चाहिए? हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, या फिर चाहुंदड़ो था, या सुरकोटदा था? जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, हड़प्पा जो था वो पाकिस्तान में ही स्थित है। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। लेकिन ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। कहाँ पर? पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो और चाहुंदड़ो दोनों सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैं। किसमें? सिंध प्रांत में स्थित हैं। इसके साथ में ही जो आपका सुरकोटदा है, सुरकोटदा कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो सुरकोटदा कहाँ पर स्थित है? जिसको आंसर पता हो जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो और चाहुंदड़ो। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। यहीं पर घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य भी हम लोगों को देखने को मिले थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पे बढ़ें, जल्दी से बताइएगा। चलिए, छठा प्रश्न है कि हड़प्पई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वह किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, माही, भोगवा या भीमा? बताइएगा। जो लोथल है, ठीक है, ये किस नदी के तट पर स्थित है?
तो देखिएगा लोथल जो है कहाँ पर स्थित है बेटा? गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसके साथ में इसकी खोज जो थी वो S.R. राव ने की। किसने की बेटा? S.R. राव ने इसकी खोज की। इस स्थल को जो है वो लघु हड़प्पा, क्या कहते हैं? लघु हड़प्पा, या इसी को हम लोग लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ में ही यहाँ पर फारस की मुद्रा मिली है। क्या मिली है? फारस की मुद्रा यहाँ से मिली है। यहाँ पर जहाज़ों का गोदीबाड़ा, ठीक है, ये भी मिला है। इसके साथ में यहाँ पर धान के साक्ष्य मिले हैं। 3 द्विशव समाधियाँ मिली हैं। और ये आप लोगों को पता ही लोथल कैसा स्थल था? तो एक बंदरगाह शहर था। कैसा था? बंदरगाह स्थल था। ठीक है, बंदरगाह शहर था। और यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, खोज किसने की? S.R. राव ने की। लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिला है? तो फारस की मुद्रा मिली है। ठीक है, अच्छा, लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों रक्षा प्राचीरों से घिरे होते थे। डॉकयार्ड था। फारस की मोहर, बाजरे के साक्ष्य और धान या चावल के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा या लोथल? बताइएगा। तो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल बेटा कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल। अगर देखिएगा आपसे पूछा जाए हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर या सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता का, तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। लेकिन मोहनजोदड़ो बेटा कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, लेकिन इसने क्या पूछा है कि भारत में स्थित हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा हो जाएगा? तो राखीगढ़ी हो जाएगा। कौन सा है? राखीगढ़ी है। ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा, राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये भी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सबसे बड़ा सैंधव स्थल था, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा प्रश्न वगैरह किस तरीके के हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा हड़प्पाई स्थल, ठीक है, 3 भागों में विभक्त था? लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा या धोलावीरा? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कहाँ कौन सा स्थल है। तो देखिएगा लोथल कहाँ पर स्थित है बेटा? गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में। सुरकोटदा गुजरात में। धोलावीरा गुजरात के अंदर। तो कौन सा स्थल ऐसा था जो 3 नगरों में विभाजित था? वो था धौलावीरा। कौन था? धौलावीरा। सी ऑप्शन आप लोगों का स्थित सही हो जाएगा, क्योंकि यह कच्छ के रण में गुजरात में स्थित है। और इसकी खोज जो है 1967-68 में सबसे पहले जेपी जोशी ने की थी। किसने? जेपी जोशी ने की। हालांकि इसके बाद में भी R.S. बिष्ट के द्वारा भी इसकी खोज की गई, ये भी याद रखिएगा। यह नगर जो था वो कैसा था? आयताकार नगर था। ठीक है, आयताकार नगर था। मैंने एक चीज़ और बताई थी आप लोगों को कि यहाँ के निवासी उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था थी। ठीक है, कैसी व्यवस्था थी? उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था थी। इसके साथ में मैंने एक चीज़ और बताई थी, यहाँ से धौलावीरा से एक आयताकार साइन बोर्ड मिला था। आयताकार साइन बोर्ड मिला था। क्रीड़ा स्थल मिला था। ठीक है, और सफ़ेद कुआं भी यहीं से मिला था हम लोगों को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? बताइएगा। तो देखिएगा, जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, तो बेटा मिस्र की सभ्यता विकसित हुई है, जिसको डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके साथ में याद रखिएगा, देखिएगा, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नील नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ में इसकी सिंधु घाटी सभ्यता इसकी समकालीन थी। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के और कौन समकालीन था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इराक की। ठीक है, जो कि इराक से रिलेटेड थी। तो सही आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। 10वां प्रश्न है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, हिरण, गाय, हाथी? बताइए, किसके साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखिएगा, हिरण, गाय, हाथी के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हमको शेर के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो बेटा आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल, दक्षिणी स्थल, सारे बताइएगा, क्योंकि जो चीज़ें रह गई हैं वो आप लोगों की मैं लिख के यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा। बताइएगा, तो सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? तो देखिएगा, सबसे पहले उत्तरी स्थल, तो उत्तरी स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में। दक्षिणी स्थल कौन सा था? ये गलत हो गया, उत्तरी स्थल जो था वो मांडा था। यहाँ पर सही कर लीजिएगा भैया, उत्तरी स्थल मांडा था, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। ठीक है भैया। दक्षिणी स्थल जो था वो दैमाबाद था, महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी या गोदावरी नदी के तट पर। पूर्वी स्थल जो था वो कौन सा था? आलमगीरपुर, मेरठ में, हिंडन नदी के किनारे। इसके साथ में जो पश्चिमी स्थल था वो कौन सा था? दास्क नदी के किनारे, सुत कांगेडोर। कौन सा था? सुत कांगेडोर था, बलूचिस्तान के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मेके के अनुसार बाढ़ के कारण हुआ, और व्हीलर के अनुसार और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार आर्यों के आक्रमण से हुआ। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आते हैं हम लोग अब वैदिक सभ्यता के ऊपर। ठीक है, वैदिक युग जो था उसके कुछ प्रश्न करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला ही प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? बताइएगा। पहले प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा कि सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा है? तो देखिएगा, सबसे पुराना वेद हो जाएगा कौन सा? ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वेद त्रयी में कौन सम्मिलित है, तो भैया कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद त्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है? तो अथर्ववेद जो है वो वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस वेद में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में ही मिलता है।
सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। दूसरा प्रश्न है सुमेलित करने वाला इसमें भी कि अथर्ववेद ईश्वर की महिमा, ऋग्वेद बलिदान विधि, यजुर्वेद औषधीय से संबंधित या सामवेद संगीत से संबंधित है, बताइएगा। 12वें प्रश्न का सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, अथर्ववेद जो है वो किससे संबंधित था? तो औषधियों से संबंधित था, जादू टोना से संबंधित था, ठीक है, भूत प्रेत इन सब चीज़ों से संबंधित था। ये ऋग्वेद जो है उसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है, मतलब देवताओं की स्तुति की गई है। जो यजुर्वेद था उसमें कर्म कांड जैसे बलिदान विधि वगैरह का उल्लेख है। और सामवेद किससे संबंधित था? तो संगीत से। इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसीलिए सामवेद को संगीत में स्रोत, ठीक है, यजुर्वेद को कर्मकांड वाला, तंत्र मंत्र वशीकरण वाला अथर्ववेद को, और स्रोत और प्रार्थनाएं किसमें कही गई हैं? तो ऋग्वेद में कही गई हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, ऋग्वेद में कुल सूक्त कितने हैं? तो बेटा 1028। ठीक है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है कि शतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? सामवेद का है, अथर्ववेद का है, या फिर ऋग्वेद का है, या यजुर्वेद का है, बताइएगा। शतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, सामवेद जो है इसका ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है पंचविश। क्या नाम है बेटा? पंचविश नाम है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है गोपथ। क्या नाम है? गोपथ। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका नाम है ऐतरेय। और जो यजुर्वेद है इसके ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है बेटा? तो यजुर्वेद है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ें। 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। देखिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं भैया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। 14वां प्रश्न कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? 3रा, 7वां, 9वां या 10वां, बताइएगा। तो देखिएगा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में बेटा कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, जिनमें से सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 9वां मंडल। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3रा मंडल किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र की रचना और सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र में किसकी पूजा होती है? सूर्य देवता की, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। 7वें मंडल में क्या है, जल्दी से बताइएगा। तो 7वें मंडल में जो है वो दशराग युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है? राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य जो युद्ध हुआ था परुष्णी नदी के तट पर, उसका वर्णन है। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किसका वर्णन है बेटा? तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 15वां प्रश्न है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या केन उपनिषद में? तो देखिएगा, यम और नचिकेता के बीच में संवाद जो था, जिनके आचार्य कौन थे? यम थे। और नचिकेता को उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था? कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ना इसकी कभी मृत्यु होती है, अर्थात यह अजन्मा है, नित्य है तथा शाश्वत है। यह किसने कहा था? तो यम जो थे उनके आचार्य, उन्होंने नचिकेता को समझाया था। और यह इसका वर्णन जो होता है वो बेटा कठोपनिषद में मिलता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
कठोपनिषद में मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कठोपनिषद किसका उपनिषद है, तो बेटा कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, काशी के, केकय के, पांचाल के या विदेह के, बताइएगा। उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे वो कहाँ के शासक थे, तो देखिएगा उपनिषद में वर्णित राजाओं में जो काशी के राजा थे उनका नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था, अजातशत्रु नाम था। और जो केकय के राजा थे वो अश्वपति थे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचाल के राजा जो थे वो कौन थे, तो प्रवाहरण जावाली, ठीक है। और इसके साथ में जो विदेह के थे उनका नाम था राजा जनक। क्या नाम था, राजा जनक नाम था। तो 16वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जो राजा अश्वपति थे वो केकय के शासक थे। देखिएगा आज मैंने जितने भी प्रश्न किए हैं कराए हैं वो यूपी पीसीएस में, यूपी आरओ में, किसी के मेंस में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, या यूपीएसआई में, एलडीए वगैरह एग्जाम में, उत्तराखंड पीसीएस में। तो आप लोग जो है किसी भी प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा। हो सकता हो आप लोगों को आ रहे हों, अच्छी बात है, लेकिन किसी भी प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा। कभी कभी आसान प्रश्न भी बहुत जल्दी गलत हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न था कि वैदिक नदी सदानीरा नदी का आधुनिक नाम क्या है, बताइएगा। काबुल, राबी, गंडक या सतलज, बताइएगा। तो जो सदानीरा नदी थी उसका जो है वर्तमान में आधुनिक नाम है बेटा गंडक। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। काबुल का वैदिक नाम जो था बेटा वो कुंभा था। क्या था, कुंभा। राबी का वैदिक नाम परुष्णी था। सतलज नदी जो थी इसका नाम क्या था, जल्दी से बताइएगा। शतुद्री था। क्या था बेटा, शतुद्री था। अब आप लोग ये जरा बता दीजिएगा, चिनाब नदी जो है इसका प्राचीन नाम क्या था, ब्यास नदी का क्या था, झेलम का क्या था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग जल्दी से। गोमती का क्या था। तो देखिएगा चिनाब का पूर्व नाम क्या था, प्राचीन नाम, तो चिनाब को कहते थे अश्किनी। ब्यास को क्या कहते थे हम लोग, बिपाशा। झेलम को क्या कहते थे, बिस्तता। और गोमती को कहते थे बेटा गोमल, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी है, ठीक है, जिन्होंने कुछ वैदिक मंत्रों की भी रचना की थी। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री, बताइएगा। सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। किसने की थी, कौन सी वो ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की भी रचना की थी, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर क्या होना चाहिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, लोपामुद्रा हो जाएगा। क्या होगा, लोपामुद्रा जो ऐसी विदुषी महिलाएं थीं जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। कुछ और भी महिलाएं थीं, विदुषी महिलाएं थीं, जिनका नाम था अपाला, घोषा, विश्ववारा, ठीक है, आदि। इसके साथ में जो लोपामुद्रा थी ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। कौन थी, अगस्त ऋषि की पत्नी थी, याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में,
तो देखिएगा, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किसमें कहा गया है बेटा? अथर्ववेद में कहा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी मैंने बताया अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपथ है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ में इसी का एक उपनिषद है, इसी में उपनिषद हैं, बृहदारण्यक हैं, कठोपनिषद वगैरह हैं। ठीक है, ये इसी में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर अभी मैंने बताया किससे संबंधित था ये? औषधियों से। ठीक है, औषधियों से संबंधित था। जादू, टोना, तंत्र मंत्र, इनमें सब में कौन विश्वास रखता था? तो अथर्ववेद में ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देवता को युद्ध का देवता समझा जाता था? बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र को कहा जाता था। किसको? इंद्र को कहा जाता था युद्ध का देवता, याद रखिएगा। अच्छा, इसके साथ में इंद्र को और क्या कहा जाता था? जल्दी से बताइएगा। इंद्र को और किन किन नामों से पुकारा जाता था? जल्दी से बताइएगा। तो इंद्र को जो है वो क्या कहा जाता था? पुरंदर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुरंदर कहा जाता था। और क्या कहा जाता था? इनको सोमापा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोमापा, मतलब सोम का अत्यधिक पान करने वाले। ठीक है, इन्होंने एक राक्षस जिसका नाम था वृत्तासुर, उसका अंत किया था, इसलिए इनको वृत्तासुर हंता भी कहा जाता था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, ये इनके नाम थे, याद रखना आप लोग। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में किसको सूक्त समर्पित हैं, तो इनके नामों का उल्लेख जो है वो 250 सूक्त इनको समर्पित थे। कितने? 250 सूत्र, 250। ठीक है, अग्नि जो है, अग्नि देवता को इस काल में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता समझा जाता था। इनको 200 सूक्त समर्पित थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये ईश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ का काम करते थे। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो देखिएगा, सत्यमेव जयते जो है भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है कि सत्य पर ही विजय होती है। और ये हमने बेटा कहाँ से लिया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया है। कहाँ से लिया है? मुंडको उपनिषद से। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमने जो है वो तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया है, तो बृहदारण्यक तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये कथन कहाँ से लिया है बेटा? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में क्या है? जल्दी से बताइएगा, किसी को याद हो तो बताइएगा। छांदोग्य उपनिषद किससे संबंधित है? तो छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जावाल की कथा का वर्णन है। सत्यकाम जावाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम ज्वाला था, ये भी याद रखिएगा। और जो कि सत्यकाम जावाल की कथा जो है, जो कि अनब्याही माँ के होने के लांछन को चुनौती देता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। तो सही आंसर बेटा इस प्रश्न का तो हो जाएगा ए ऑप्शन आप लोगों का। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न है कि किस वेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था? ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के या अथर्ववेद के? जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे या जो मंत्रों का उच्चारण करते थे, उनको हम लोग क्या कहते थे? तो उनको कहते थे, जल्दी से बताइएगा क्या कहा जाता था? यजुर्वेद वालों को क्या कहा जाता था? सामवेद, अथर्ववेद, चारों का बताइएगा जल्दी से। तो देखिएगा, ऋग्वेद वालों को कहा जाता था होत्र या होता कहा जाता था, या क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था। जो यजुर्वेद था,
यजुर्वेद में जो कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित होते थे उनको अधर्व्यु कहा जाता था, और जो उद्गाता था वो सामवेद के संबंधित था। और अथर्ववेद वालों को क्या कहा जाता था, जल्दी से बताइएगा। तो अथर्ववेद वालों को ब्रह्मा या ब्रह्म कहा जाता था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी से बताइएगा, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब अगर आपसे प्रश्न है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख, तो याद रखना बेटा हमेशा ये किस में मिलेगा, शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, बाकी आप लोग जो है यूपी SSC पैट वगैरह के लिए या किसी भी आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या वनडे एग्जाम के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो भैया क्लास को एक बार आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइएगा जिसका नाम है सिलेक्शन मेंटर। इस पर आप लोगों को इस क्लास की PDF वगैरह जो है वो आप लोगों को, या जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है वो आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा, वरना लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। कल का जो टॉपिक रहेगा वो आप लोग याद रखिएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म रहेगा, ठीक है। कल इन 2 टॉपिकों से प्रश्न होंगे तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़कर आ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाइम याद रखिएगा, 9 बजे आप लोगों की रेगुलर क्लास रहेगी, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।